नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन में बताया गया है कि यूपी में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 49% से बढ़कर 52 के पार पहुंच सकता है, जिसमें बीजेपी को 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार फिर 0 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल जो कि एनडीए में शामिल है उसे भी 2 सीटें मिल रही हैं। आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 35 से 38 हजार लोगों से बात की है। मूड ऑफ द नेशन में सामने आया है कि उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी का वोट शेयर 58.6% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस 0 पर सिमटती हुई दिख रही है। उसका वोट शेयर करीब 32% दिखाई दे रहा है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां अगर चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 27.2% पहुंच गया है। पिछले चुनाव में जहां आपको 1 सीट मिली थी वो बढ़कर 5 सीट पर पहुंच गई हैं। वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 2 सीटें और अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे छत्तीसगढ़ को लेकर किया गया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर गौर करें तो सर्वे के मुताबिक डीएमके कांग्रेस साथ मिलकर 36 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां 1 सीट जीत सकती है। वहीं एआईएडीएमके के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। केरल में आज चुनाव हुए तो यहां की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के ताजा सर्वे में कर्नाटक की बात करें तो यहां बीजेपी बड़ी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके सूबे की 28 लोकसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसे 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार एनडीए में आने से गठबंधन को मजबूती मिली है। हालांकि सर्वे के मुताबिक एनडीए को अभी चुनाव होने पर बिहार में 35 सीटें आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहाँ 39 सीटें जीती थी। 1 सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। टाइम्स नाउ ने तेलंगाना को लेकर ओपिनियन पोल किया है। इसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, बीजेपी को 5 सीटें और बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और एमआईएम को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, हर किसी के मन में यही सवाल है। इसी बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने लेटेस्ट सर्वे किया है। लेटेस्ट सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। सर्वे में एनडीए को 366 सीट की संभावना जताई गई है। वहीं सर्वे में इंडिया गठबंधन को 104 और अन्य को 73 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है। ऐसे में आंकड़े बदल भी सकते हैं। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जयंत सिंह के बीच बातचीत चल रही है। ऐसी चर्चा के बीच अब आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी के साथ पार्टी नेतृत्व की बात चल रही है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि चुनावी साल है, कई पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए आ रही हैं। बीजेपी ने पिछली बार भी गठबंधन का ऑफर दिया था, इस बार भी ऑफर आ रहे हैं। वो 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। हम तय करेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी जो जनता और किसानों के हित में हो, हमारी मांग मानेगी, हम उनके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 सालों पर ब्लैक पेपर जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और बीते 10 साल में उसने 411 विधायक अपने साथ कर लिए हैं। उन्होंने मीडिया से गुरुवार को कहा कि बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर परेशान करके दबाव बनाकर उनसे चुनाव में पैसे लेती है। ये पैसा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लिया जा रहा है। 411 विधायकों को बीजेपी ने बीते 10 साल में अपने साथ शामिल किया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, इन लोगों ने कैसे सरकार गिराई, ये सब आप जानते हैं।
खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करना उनका काम है और जो नेता बोलते हैं उसे डराया जाता है। मैंने मोदी जी के भाषण के बाद सदन में बोला तो उसके बाद मुझे गालियों वाले फोन आने लगे। हमने इस मामले में केस दर्ज कराया है। इससे पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं। बात यह है कि बहस से हमें प्रभावित करने की कोशिश करिए, डरा धमका कर तो कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। बाबा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है। बाबा सिद्दीकी ने लिखा, मैं युवावस्था में कांग्रेस में शामिल हुआ था। 48 साल का ये सफर शानदार रहा। मैंने आज कांग्रेस से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, मगर कहा जाता है ना कि कुछ बातों को ना कहना ही अच्छा है। इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का शुक्रिया। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने साफ कहा है कि वो 12 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले इस्तीफा नहीं देंगे। इस सत्र में ही नीतीश कुमार को सदन में संख्या बल साबित करना है। नई एनडीए सरकार ने चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिहार की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के बाद ही वो इस्तीफा देंगे। केरल का सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ वित्तीय मामलों में दक्षिणी राज्य के प्रति केंद्र की उपेक्षा के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को आयोजित कर रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित वाम मोर्चे के मंत्री, केरल के विधायक और सांसद गुरुवार को विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। हालांकि एलडीएफ ने केरल के कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी मोर्चे को विरोध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले कर्नाटक ने भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर प्रबंधन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है। ये मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के BAPS सेक्ट का है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी इसी संप्रदाय का है। स्वामी नारायण संप्रदाय के विदेशों में दर्जनों मंदिर हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने ही अबू धाबी में इस मंदिर का शिलान्यास किया था। पाकिस्तान में गुरुवार को आम चुनाव हो रहे हैं और इस बीच पूरे देश में मोबाइल सेवा निलंबित कर दी गई है। देश की नेशनल असेंबली में 336 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सरकार बनाने के लिए 169 सीटों की जरूरत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रस्तावित सीज फायर पर हमास की शर्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि कुछ महीनों में ही गजा पर पूरी तरह जीत संभव है। नेतन्याहू ने इजराइल समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव के जवाब में हमास की कई मांगों को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमास के साथ बातचीत किसी और आगे नहीं बढ़ रही है और समूह जो मांग रख रहा है वो अजीबोगरीब है। बुधवार को नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गजा पर पूरी तरह जीत के अलावा इसका कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं है। अगर हमास गजा में बचा रहता है तो अगला जनसंहार कभी भी हो सकता है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी समी अबू जोहरी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि नेतन्याहू की टिप्पणी राजनीतिक घमंड का एक रूप है और दिखाती है कि वो क्षेत्र में संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।